जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। मार्च शुरू होने वाला है। आज 28 तारीख हो गई है। मार्च की डेट दी गई थी कि अमित शाह जी का गृह मंत्रालय, उन्होंने इस चीज की डेट दी थी कि मार्च 2026 में जो नक्सलवाद है वो इस देश से खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद एक अलग तरह का कोड अभी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जिसमें लोग सरेंडर कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और जो युद्ध के लिए तैयार है उनके साथ युद्ध करके उनको समाप्त किया जा रहा है। जड़ क्या थी? कमियों में इन्होंने जब हमारी सरकार के पास उतना धन नहीं था, उतना वैभव नहीं था, और सबसे बड़ी बात, गरीबों की सेवा की मंशा नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें थी उस समय। ये फैसिलिटेट किया गया कि कुछ गांवों में हथियार उठा लिए जाएं और उन हथियारों का प्रयोग सिस्टम के अगेंस्ट किया जाए। जैसे कि एक क्रांतिकारी होते थे जो अंग्रेजी सत्ता के विरोध में हथियार उठा करके काम करते थे, उसी तरीके से ये नक्सलवादी माओवादी इस तरह के लोग होंगे जो सत्ता के विरोध हथियारों का प्रयोग करेंगे, उनके खजाने लूटेंगे और लूट से आगे उनकी कहानी चलती रहेगी। तो इस तरह की एक क्रांति को जिंदा रखने की कोशिश की गई और इसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी ने एक अच्छा टर्म दिया था, अर्बन नक्सल, यानी शहरों में रहने वाले लोग जिनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते थे। अब हुआ क्या, 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई जिसने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। शुरू में हर चीज का मजाक उड़ा, जैसे आज एआई समिट का मजाक उड़ रहा है, डिजिटल इंडिया का, जीरो बैलेंस अकाउंट का, हर चीज का मजाक उड़ा। लेकिन आज उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम निकल करके आया वो नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ने में सफल हो गया। नक्सलवाद की जड़ क्या थी? कि सरकार में बैठे कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और गरीब गुर्बत में और भूख में मर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो चलो इस सरकार के विरोध में क्रांति करते हैं, इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं और नई सरकार लेकर के आते हैं, और वो सुबह कभी तो आएगी। नरेंद्र मोदी के रूप में ये सुबह आ गई। लेकिन अब इनके पास अगर हथियार रख देंगे तो क्या करेंगे? एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई कि अगर हम जिएंगे तो करेंगे क्या। तो इन्होंने वो सड़कें खोदनी शुरू कर दी जो मोदी जी बनवा रहे थे, जो गांव तक जा रही थी, जो शहर की तरक्की को गांव में ला रही थी। यहां से पासा पलट गया और जो नक्सलवाद थोड़ा बहुत लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में घर जमा चुका था, वो भी निकलना पड़ा। मोदी घर बनवा के दे रहे हैं, 5 लाख का इलाज करा रहे हैं, गैस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सोलर रूफ दे रहे हैं, सोलर पैनल्स दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सड़क बना के दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। प्रैक्टिकली भारत सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गोद ले लिया था। सिर्फ कपड़ा नहीं दे रहे थे और गद्दे नहीं दे रहे थे, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोदी इस वर्ग को फ्री में नहीं दे रहे थे। और आपको क्या है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके बाकी चीजें अपने लिए अरेंज कर देनी है। सरकारी स्कूलों में बढ़ाइए, अगर एक बेटी है तो एजुकेशन फ्री है, वरना बेयर मिनिमम आप ये सोच लीजिए कि उसकी पर मंथ एक्सपेंडिचर है। धीरे धीरे ये चीजें, जितने भी क्वेश्चंस लादे गए थे उनका आंसर बनते गए। क्यों? जमीन पे तरक्की दिखने लग गई। फिर मुद्रा योजना और इस तरह की जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उससे आपकी सेविंग बढ़ती गई। मुद्रा योजना से आपको अपने छोटे मोटे काम धंधे डालने की में आसानी हो गई। पहली बार भारत सरकार ने अपने ही नागरिकों के ऊपर भरोसा करना शुरू किया। अपने ही नागरिकों को कहा कि अगर आप सेल्फ सर्टिफाई करेंगे तो हम आपकी बात पर भरोसा करेंगे। अगर आप कोई प्लान बना के लेके आएंगे तो हम मुद्रा योजना के तहत कोशिश करेंगे कि आपके जो सपने हैं मेहनत करके बड़ा इंसान बनने की, अमीर बनने का और इस करंट स्टेटस से निकलने का, उसमें भारत सरकार आपके साथ है। कदम कदम पर जहां मदद लगे वहां हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक
मोदी जी में और लोगों में एक विश्वास बैठता गया। भारत की जो स्त्रियां थी, उनको शर्म से मुक्ति मिली जब उनको शौचालय मिला, धुएं से मुक्ति मिली जब उज्ज्वला के तहत उनको आ, चूल्हा मिला, गैस चूल्हा मिला। तो धीरे धीरे एक तरक्की की दास्तां हर गांव के छोटे छोटे घरों में आने लगी। और फिर ये जो एक क्रांति के बीज थे ना, वो परिवर्तित हो करके राष्ट्रवाद के बीजों में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर जो माओवाद था, जो नक्सलवाद था, और जो शहरी नक्सली थे, ये बेरोजगार होने लगे। तो सबसे पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो काम किया गया वो कि लास्ट मैन ला तक देश की तरक्की पहुंची। उसको ऐसा लगा कि इस देश से हमको भी कुछ मिला है। उसके बाद अब जो क्रैकडाउन हो रहा है कि अब आपको हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप आइए और देश की तरक्की में योगदान दीजिए। तो उनको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है जिन्होंने सरेंडर आदि कर दिया, और बाकियों को सजा दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी में कोई फर्क नहीं आया। 2026 तक नक्सलवाद जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम से भारत को मुक्ति मिलेगी, ये वादा अगर अमित शाह जी ने किया है तो विश्वास कीजिए ये पूरा होगा। वो जो स्थान है जो इस अच्छा, इससे क्या हुआ, नक्सलवाद पनप कहाँ रहा था? वो वहां पनप रहा था जहां पर हमारे खनिज थे, कहीं कोयला था, कहीं कुछ था, वहां पर पनप रहा था। तो खनिजों के ऊपर एक तस्करी तरह की कोयले की खान में चोरी हो रही थी। मतलब आप जा रहे थे, जैसे देखा है ना कई बार कि कोयले के क्रेट जा रहे हैं तो लोग कोयला चुरा लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर कोई काम कर रही है कंपनी, तो उसको नक्सलियों को हफ्ता वगैरह देना पड़ता था, तो उससे उनको भी डिस्करेजमेंट होता था। किसी चीज में अगर इन नक्सलियों को सूट नहीं करता था तो कंपनी को खतरा हो जाता था। टाटा का आपको मालूम है वेस्ट बंगाल का प्लांट बंद करा दिया था इसी सब के चलते। क्यों? क्योंकि नक्सलवाद अगर तरक्की आ गई तो फल फूल नहीं सकता। अगर वो मेंटालिटी रखनी है तो गरीबी जरूरी है। और भारत सरकार यानी मोदी जी और अमित शाह तो गरीबी हटाओ अभियान पे लगे, हालांकि नारा वो कांग्रेस का था और अभियान इनका था। तो अब ये नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और जल्दी ही इसके दिन पूरे हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम में फिर बांग्लादेशियों को ला करके बसाना, जिसके लिए एसआईआर वगैरह चल रहा है। अच्छा, खास बात एक नक्सलवाद की जो मैं बोलना भूल गई वो ये थी कि भाई साहब, जितने की आपकी बंदूक आती है उतने में तो एक स्कूल 6 महीने 8 महीने चल जाएगा। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोगों को पढ़ाने लिखाने और उनकी आगे का रास्ता अच्छी तरीके से साफ करने की बजाय नक्सल बंदूक उठा करके लोगों को मारने पीटने में क्यों लग गए? राइट। तो एक ये चीज बहुत अच्छी तरीके से लोगों के दिमाग में आने लगी, जिसके कारण इनको बेस मिलना बंद हो गया। अब एसआईआर के बाद ये चीज आपको ये बांग्लादेशी और इन सब इन्फिल्ट्रेशन के नेटवर्क में भी दिखाया जा रहा है। जो भी अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ नहीं होता, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को गिरफ्तार होने से रोकेंगे नहीं तो पुलिस अपना काम कर दे। और इसी सिलसिले में ये जो जेएनयू में होने वाली है, बहुत सारी ज्यादा यूनिवर्सिटी भी आप देख लीजिए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने नाम ही ये कमाया है कि वहां से उठने वाला जो आ, विचार है वो देश में एक अलग तरह की प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। वहां से पढ़ के पास होने वाले कुछ बच्चे इस तरह का नाम कमाएंगे कि बाकी बच्चे ये बोल नहीं पाएंगे कि हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हैं। जैसे वो कन्हैया कुमार के बाद अब कोई भी, पहले जेएनयू से पढ़ के आए हैं शान से लोग बोलते थे, अब थोड़ा हिचक के साथ बोलते हैं। इसमें इन 2-4 स्टूडेंट्स की या 2-4 100 स्टूडेंट्स की महती भूमिका है। तो अभी जो जेएनयू में ये कर लेने में सफल हो गए, अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो भाई वही है कि 4 पढ़ेंगे चित्ता, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। थोड़े से पुलिस वाले थे, आपने हाथापाई कर ली, अब अच्छी तरीके से संख्या बल में पहुंचेंगे, वो हिम्मत करके दिखा दो।
तो गिरफ्तारियां होंगी और उसके बाद इनसे दूसरी तरह से निपटा जाएगा। कारण क्या है? बहुत सारी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग्स हैं। अब बीडीपी की तरीके से अगर आपको छात्रों की सुविधा आदि के लिए काम करना हो तो कोई बात नहीं, पर आपको तो छपास है ना कि अखबार में कल सुबह मेरा नाम छप जाए और इसके लिए जो हरकत करनी पड़े वो हम करें। आपके सीनियर्स ने एआई समिट में कपड़े उतारे हैं, आपने जेएनयू में नारे लगाए हैं। बात अलग एक ही है कि किसी तरीके से रेलेवेंस हो, वो बदनाम हुए तो नाम ना होगा वो वाली टर्म पे हमको अपनी उपस्थिति दर्ज करा। इस पार्टी के ही वोटरों ने असम में ये काम किया। क्या? पुलिस गई थी नापजोक करने, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। इन्होंने क्या सोचा कि भाई पहले जैसे एक ममता बनर्जी जैसे सरकारें हैं कि जो पुलिस को दबा के रखेंगी कि भाई ये समुदाय विशेष का है, इसके ऊपर आप अटैक मत कीजिए, ऐसा तो हेमंता होने नहीं देंगे। नेचुरली एक बड़ी फीड जाएगी, उसके बाद जो जो सामने आया उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसकी जांच होगी, दो चार हाथ तो साफ कर ही लेंगे कि पुलिस वाले भी इंसान है। वो भी कोई मार खा करके रिजुवेनेटेड तो फील नहीं करता है, पलट के देने का सबका मन करता है, तो दो चार पड़ेंगे डंडे और उसके बाद ये लोग सीधे हो जाएंगे। तो सिस्टम पे अटैक करके सिस्टम को हॉस्टेज रखने की जो एक तरीका था, जो आज तक चला आ रहा था, जिसको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, अब उसको सिस्टम ही खत्म करेगा जब वो ज्यादा फोर्स में जाकर के इनको पूरी तौर पर कुचल देगा। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, मेजर मेजर लुतुल गोगोई ने एक पत्थरबाज को जीप से क्या भागा बांधा, उसके बाद से उस लेवल की पत्थरबाजी आपको कश्मीर में नहीं देखने को मिलती। छुटपुट तो चलती रहेगी जब तक आप एक एक ओवर द ग्राउंड वर्कर को नहीं उठा लेते। तो ये चीज भी वहां पर शुरू हो गई। अभी तक कश्मीर के जो आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही हो रही थी उसमें आतंकी को गिरफ्तार करते थे, उसको जिसने खाना दिया, उसकी लिए जिसने रेकी की, जिसने जो उसका गाइड बना, जिसने उसको घर में छुपाया, जिसने उसको बताया कि इस पे हमला करना, यहाँ जाके वो करना है। ये आतंकवादी तो विदेश से आया हुआ एक अनजान इंसान है, उसे क्या मालूम भारत में कहाँ जाना हो, कहाँ जाकर के किसको मारना और क्या करना है। उसके लिए भारत में एक तैयार नेटवर्क होता है जो इस आतंकवादी से आतंकवादी घटना करवाता है, फिर ये जिंदा बचे या मर जाए वो बात अलग है। अब इस ओवर द ग्राउंड नेटवर्क के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है और ये बहुत बड़ी चीज है जो मोदी सरकार कर रही है। आपको नेटग्रिड वाली एक वीडियो देखी होगी जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना और उसको सेंट्रलाइज सिस्टम पे शेयर करना, ये चीज अलग से शुरू हो गई है। तो इनके भागने के तरीके बंद, फॉरेंसिक इनकी अच्छी जांच होगी, जो जो इन्वॉल्व होगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी। अकम्प्लिस इन क्राइम, ये एक चीज हमारे कानून में तो थी पर ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। क्यों? ये सूट नहीं करता था बहुत सारी पार्टीज को। क्यों? उनकी पूरी चीजें, अब जैसे आपने गोधरा कांड देखा, कांग्रेस के वर्कर हैं। आपने अजमेर शरीफ कांड देखा, कांग्रेस के वर्कर हैं। ठीक है, जब इस तरीके के, अच्छा अमित शाह जी ने एक और काम किया है क्योंकि वो भी दूर की सोचते हैं। उन्होंने क्या किया, जितने भी 70-71 के बाद के दंगे उनकी फाइल मंगा ली और उनके ऊपर अध्ययन चल रहा है। तो आप, अच्छा देखिए, एक जो सफल तरीका इनके पास होता है उसके बाद बहुत सारे तरीके ये इजाद नहीं कराते, अपने एक सफल तरीके को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो यही चीज है, इसके थ्रू ही नागपुर में आपको याद होगा कि संघ कार्यालय में जाने वाले थे, उस समय एक छोटा सा दंगा हुआ, 2 घंटे में शांत। बरेली में एक छोटा सा दंगा हुआ, 4 घंटे में शांत। तो जो स्टडी की गई उसको इम्प्लीमेंट कराया, इन एक कौम से उसकी दंगा करने की ताकत जो है वो छीन ली, और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। अगर आप दंगा नहीं कर सकते, दंगे के आड़ में चिन्हित घर हड़प लिए जाते थे, चिन्हित लड़कियां उठा ली जाती थी, पहले से चिन्हित कार जला दी जाती थी, चिन्हित व्यक्तियों को मार दिया जाता था, और क्या होता था, ये दंगे में हादसे का शिकार होते।
दंगा अकारण नहीं होता था, दंगे की पूरी एक इकोनॉमी थी। आपको एक्स्ट्रा घर मिल गए, आपको काफी सारे दुकान में लूटपाट कर ली, पैसे मिल गए, तो और एक पॉलिटिकल मंसूबा भी आपका पूरा हो गया। तो अब ये सारी चीजें प्रॉफिटेबल ना रहे, ये इंश्योर कराया। तो दंगा, और उसके बाद क्रैकडाउन जो दंगे के बाद का हुआ वो मेजर हो गया। तो दंगा करना जब प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो दंगे होना बहुत कम हो गया। मोदी सरकार आने के बाद जो सबसे बड़ा दंगा वो दिल्ली का दंगा और नूह का दंगा है। उसके बाद से दंगा करने की ताकत छीन ली गई, आंदोलन करने की ताकत छीन ली गई। इसी तरीके से ये जो नेता बनने की छात्र आंदोलन के थ्रू नेता बनने की ताकत भी अब छीन ली जाएगी। जेएनयू पे आप देखिएगा कड़ी कार्यवाहियां होंगी। जो पिछली बार था ना, उसको तो आप ट्रेलर भी मत मानिएगा। और जो जैसे रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरीके से सीलमपुर वगैरह सब खाली कराया, तो एक काफी सारी फोर्स रहती थी, वो इनके दंगे की ताकत को घटाती थी, फिर वो जो अधिकारी होते थे जिनको काम करना था वो करते थे। यही पैटर्न असम वगैरह में भी रेप्लिकेट होगा। और आप देखिएगा बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल में बहुत ज्यादा तेजी से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ लोग एक महान आंदोलनकर्ता, नीली शर्ट और वो खुली वाली चप्पल, नीली कार, जी हाँ, जिनको अभी एक रिलीफ मिल गया है, बट उस रिलीफ को चैलेंज भी कर दिया गया है। तो अगर आप जजेस के सहारे एक दो को चाल चल लेते हैं और एक छोटी सी सफलता प्राप्त कर देते हैं, तो उसमें याद रखिएगा उसको चैलेंज किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी अगर इस समय जल्दी अगर अपना जश्न मना रहे हैं तो उनको पता लगेगा ये कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। तो जो नेता इसमें आ गए हैं लपेटे में, उनके ऊपर भी कार्य होंगे। और भारत का एक विश्वास जो राजतंत्र में है उसे लाया जाएगा। जो राजतंत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि ये तंत्र तुम्हारी रक्षा भी करेगा, तुम्हारे हितों की भी रक्षा करेगा। जैसे कि संभल वाले केस में था, विष्णु शंकर जैन जी वहां पर गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद आपको मालूम है संभल में जो कार्यवाही हुई। और उस समय जो वहां के एसपी थे उन्होंने कहा था पुलिस वाले मरने के लिए नहीं होते। और इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम ने समझा। और बरेली के दंगे में आपने देख लिया कि ढंग से बेचारे दंगा भी नहीं कर पाए, इससे पहले ठिकाने लगा दिए गए। तो सिस्टम के लोगों का सिस्टम पे विश्वास आए, लोगों का इस सिस्टम पे विश्वास आए और सिस्टम सेल्फ क्लीन करे। ये रिफॉर्म्स का समय है जिसमें जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको इस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी व्यवस्थाएं भविष्य के भारत को का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये जो परिवर्तन का काल है उसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और आगे होता रहेगा। नक्सलवाद पे जैसे जैसे आपने काबू पाया, एक अब देखिए आप रेयर अर्थ का उसका कॉरिडोर बना रहे हैं मोदी जी, जिसमें भारत में जो खनिज आदि मिल रहे हैं उनका भारत की विकास के लिए उनका यूज होगा। इसके साथ साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी ये बेस बनता था, ड्रग ट्रैफिकिंग का भी ये बेस बनता था। जंगलों में हाइड आउट होते थे जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी आ जा सकते थे। गो तस्करी होती थी, लड़कियों की तस्करी होती थी। ये सब बहुत बड़ा इसके लिए हिंड्रेंस है। क्यों? क्योंकि वो जो जंगल के थ्रू आपको पार लगाते थे वो लोग नहीं रहे। ओके, तो ऑर्गेनाइज क्राइम पर बहुत तरीके से प्रहार हो रहा है। बस थोड़े दिन और मोदी जी पे विश्वास करने की जरूरत है। यूजीसी जैसे का मतलब मिसहैप्स ये लोग कराते रहेंगे, सब्र रखिए। मोदी भारत के लिए कटिबद्ध है और इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उनका शमन करके ही दम देंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से दबाइएगा और मेंबरशिप ले सकें तो जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।